Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so that all of you are well and also doing well at your home. So this is Miss Wajiha Zia, and as you all know, can see the chapter number 8 and the name of the chapter on the screen also. So in this video we are going to start the chapter number 8. अब हम chapter number 8 start करने लगे. And what is the name of the chapter? All of you can see work, power and एनर्जी. चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी. सो इट मीन्स डैट इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे और इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं और ये खुद क्या होते हैं, वी विल डिस्कस दैम. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बाद फिर वर्क है, पावर है, एनर्जी है, एंड देन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड conservation of energy. So these are the topics which we will study in this chapter, but in today's class we are just going to study these 3 topics, which is introduction, work and power. इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब होते क्या. So now let's start the chapter. So first of all let's have a look on small introduction. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ गिवन है चैप्टर से रिलेटेड. वो क्या है? Let me read out the paragraph. The word work is familiar one. आपने वर्क का जो वर्ड है वो आपने बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा. ठीक है, अब वर्क हम भी करते हैं. वर्क इस दुनिया के अंदर जितनी लिविंग बॉडीज हैं दे ऑल डू वर्क. ठीक है, बट इन फिजिक्स दिस इज नॉट दैट वर्क. ये फिजिक्स के अंदर ये वो वाला वर्क नहीं है. ठीक है, वर्क हमारा नॉर्मली क्या क्या होता है? क्या कोई भी पर्सन है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठाकर किसी भी प्लेस के ऊपर रख रहा है, चाहे रूफ है या फिर टेबल है या चेयर है, कहीं भी वो किसी भी चीज को रख रहा है तो इट मीन्स वो वर्क कर रहा है. ठीक है, इसी तरह डिफरेंट हमारे अलावा जो लिविंग थिंग्स हैं लाइक हॉर्स वगैरह, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो भी अपने अपने तरीके से किसी ना किसी तरीके से वर्क करें. ठीक है, दीज ऑल कम्स अंडर वर्क. ठीक है, बट इट इज डेली लाइफ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिक्स, जब हम फिजिक्स में वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क? फिजिक्स के अंदर वर्क तभी कहलाता है जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगे और वो कोई डिस्प्लेसमेंट करे, मतलब वो कोई ना कोई अपनी पोजीशन चेंज करे, वो किसी मतलब कोई डिस्टेंस ट्रैवल करे, मतलब कुछ भी करे, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है या डिस्टेंस कवर कर रहा है फोर्स लगने पर, तो इसका मतलब उस बॉडी ने क्या किया? वर्क किया. ठीक है, लेट मी read out the definition of this work also. Work is done only if there is displacement of a body on which force acts. ठीक है, उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगे जब, तो वो कुछ ना कुछ क्या करे? डिस्प्लेसमेंट करे, तो तब वो क्या कहलाएगा? वर्क. ठीक है, अब नाउ द सेकेंड टर्म इज एनर्जी. एनर्जी के बारे में क्या बताया कि एनर्जी इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉन्सेप्ट विच इज स्टडीड इन ऑल साइंसेस. एनर्जी का टॉपिक भी हम जो है वो साइंस में डिस्कस करते हैं. यहाँ पे जो है वर्क और एनर्जी का आपस में बहुत ज्यादा जो है यू कैन से दैट दीज आर टू मच इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. ठीक है, तो वर्क इज क्लोजली रिलेटेड विद एनर्जी विच प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द फोर्स एंड द एनर्जी. अब जो वर्क है उसका बहुत ज्यादा जो इंटरेक्शन है, बहुत ज्यादा यू कैन से इट इज इंटरलिंक्ड विद बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी. वर्क जो है बेसिकली इन दो से बहुत ज्यादा यू कैन से करीब है. नाउ वर्क, एनर्जी एंड पावर हैव स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स. अब इन तीनों की जो है फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, वर्क की अपनी इंपॉर्टेंस है, एनर्जी की अपनी इंपॉर्टेंस है, पावर की अपनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, और इन्हीं तीनों टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे. नाउ द कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर के अंदर हम अगेन इनके डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि ये पहले इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है और ये जब किसी फिनोमेना पे अप्लाई होते हैं तो तब क्या होता है. ठीक है, सो द फर्स्ट डेफिनेशन ऑल ऑफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज ऑफ वर्क. वो वर्क की डेफिनेशन. वर्क बेसिकली अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है और वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा देन इट इज कॉल्ड वर्क. ठीक है, सो रिमेंबर दिस इन योर माइंड. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ. व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस along the direction of force then work is said to be done. अगेन वही बात आ गई, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगी और उस बॉडी ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स आपने लगाई थी उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है तो डेट इज कॉल्ड वर्क. ठीक है,
देन इफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्स ऑन अ बॉडी प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, आप क्या कह रहे हैं, अब मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगा लूं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस करूं और उसके ऊपर मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो then the work done by this force is defined as a product of the magnitude of the force and that of the displacement. इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहना है, हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक अभी किस पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से फोर्स लगाई इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, मैंने थोड़ा सा पुश किया इस ब्लॉक को। जब मैं इस ब्लॉक को पुश करूंगी तो क्या होगा, ये कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि ये फोर्स ज्यादा होगी। जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें ये अभी किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो इसका मतलब इसने क्या कर लिया, इसने वर्क कर लिया ना। यही बात बोली थी ना हमने कि जब फोर्स अप्लाई होगी और बॉडी ने अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो वो क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। तो इसका मतलब वर्क के फैक्टर, वर्क की जगह मैं फॉर्मूला बोलूं या वर्क को डिफाइन करूं तो वर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क किसका प्रोडक्ट हुआ, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, जो इसने कवर अप किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल्स टू एफ डी। अब एफ डी का क्या मतलब हुआ, मतलब एफ मल्टीप्लाई बाई डी, तो मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, एफ डी। दिस इज द सिंपल केस कि जब वर्क कब हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हुआ। अभी तक मैंने सिर्फ एक केस डिस्कस किया जिसमें वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है। अब आ जाते हैं, इफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एन एंगल थीटा। अब आते हैं थोड़ी सी डिफरेंट केस के ऊपर कि जब बॉडी ने, मतलब बॉडी कोई ना कोई एंगल बना रही हो तो उस केस में किस तरह से वर्क डिफाइन होता है। क्योंकि अभी तो देखें ये रेस्ट पोजीशन पर था और ये देखें ये जो ब्लॉक है वो जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उसके साथ तो उसका कोई भी एंगल नहीं बन रहा, मतलब जीरो एंगल बन रहा है ना, क्योंकि ये अभी किस पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर, और मतलब ये कहीं से उठा हुआ भी नहीं है, कहीं से कुछ है भी नहीं। तो इसका मतलब ये तो अभी इसका एंगल सरफेस के साथ, जिस सरफेस पे है ये, उसके साथ इसका एंगल जीरो है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जब कोई एंगल होगा तो तब मैं वर्क के फॉर्मूले को किस तरह से डिफाइन करूंगी। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पैराग्राफ। इफ अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, देन वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द, क्या कहना है, अगर कोई एंगल बन रहा होगा और उस डायरेक्शन में अगर आप कोई फोर्स लगाते हो तो उस केस के अंदर आप क्या कहेंगे कि वर्क किसका प्रोडक्ट हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किए, जो पहले भी आ रहे थे, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब एक फैक्टर आ गया थीटा का। अब ये थीटा का फैक्टर यहाँ कैसे आया, ठीक है, देख लेते हैं पहले। W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा डी। अब यहाँ पे इन्होंने मतलब D तो एज इट इज आ गया, मतलब F की जगह पे क्या लिखा है, एफ कॉस थीटा। ये कैसा है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो ये मैं आपको समझाती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। पहले तो ये डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मैंने जो फोर्स लगाई है ना वो मैंने इस तरह से लगाई है, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ। जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ मतलब मैं नीचे से कुछ तरह करके किसी भी तरीके से आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, व्हेन आई विल अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो आप देखिए फोर्स अब हमारे पास सिंपल नहीं है। अब ये फोर्स का जो वेक्टर है, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो शो किया हुआ है एरो, दिस इज मेकिंग एन एंगल विद द ग्राउंड, विद द सरफेस, विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को मैंने क्या कह दिया, थीटा। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी ट्रेवल किया, जो पहले भी किया था, ठीक है। तो मतलब फोर्स कोई ना कोई एंगल बना रहा है। अब फोर्स की जगह मैंने एफ कॉस थीटा कैसे लिया, यहाँ पे उसको गौर से देखिएगा। ये डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया था, ये देख लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। नाउ दिस इज द फोर्स, ये फोर्स का फैक्टर था हमारे पास, सही है, और ये एंगल बना रहा था थीटा। अब ये फोर्स का फैक्टर हमारे पास दो तरह से इसका प्रोजेक्शन आएगा। प्रोजेक्शन का मतलब इसका मतलब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूं तो मेरे पास दो तरीके से आएगा। एक अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लूं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज दिस, मतलब वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्स का वर्टिकल प्रोजेक्शन लूं, वर्टिकल कैसे, देखिए ये आपके पास अभी आपके पास ये ऐसे था ना, देखिए इसको मैंने ऐसे नीचे गिरा दिया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल। अब मैं ले रही हूँ ये मेरे पास ऐसे, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं वर्टिकल कर रही हूँ,
जब मैं इसको वर्टिकल करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। जब ये खड़ा होगा तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा, तो वो वर्टिकल प्रोजेक्शन मेरे पास क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो मैं इसको यहाँ पे लूं या यहाँ पे लूं, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि एक प्रॉपर ट्राइंगल बन गया ये, इसीलिए लिया। वहां पे लेते तो उल्टा ट्राइंगल बनता। अभी आपको सीधा ट्राइंगल शो कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे आया, तो बेसिकली जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हम हमेशा लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा आप लोगों को याद होगा, हमने जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किए थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। तो आप देखें तो बेसिकली एक्स कंपोनेंट है ना एफ का, ये एफ का एक्स कंपोनेंट है, और मैं ये कंपोनेंट ही क्यों ले रही हूँ, मैंने एफ साइन थीटा क्यों नहीं लिया, वाई आई एम जस्ट टेकिंग द एफ कॉस थीटा, द रीजन इज क्योंकि वो उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करता तो मैं एफ साइन थीटा लेती, लेकिन जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा हम सिर्फ वो ही कंपोनेंट लेंगे। और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में कवर अप कर रहा है, एफ एक्सिस की डायरेक्शन में, तो एक्सिस का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो इसीलिए यहाँ पे एफ लिखने के बजाय क्या लिख दिया, एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ये मेन फैक्टर था। अब देखें, ये तो अभी तो थीटा की डायरेक्शन ये थी, अब थीटा को अगर मैं चेंज करती रहूं, मतलब अब मैं इस तरह से कर दूं, अगर कुछ इस तरह से कर दूं तो अब देखें थीटा ज्यादा बड़ा बनेगा, या मैं अब थीटा को ऐसे कर दूं तो अब देखें थीटा मेरा एक्स एक्सिस से छोटा बनेगा। तो थीटा हमारा इस तरह से वेरी करेगा डिफरेंट केसेस के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी, कि हमने पहले तो सिंपल केस के अंदर हमने एफ डी ले लिया था, लेकिन मैंने जब कोई ना कोई वो एंगल बना रहा था फोर्स, तो फिर हमने कौन सा फैक्टर लिया, एफ कॉस थीटा डी का फैक्टर लिया, ठीक है। अब आप यही सेम बात यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेयर एफ कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ डी। भाई एफ कॉस थीटा कौन सा मैग्नीट्यूड है, फोर्स मतलब कौन सी वैल्यू है, जो डी की डायरेक्शन में ही है, एंड डी कॉस थीटा इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। और डी कॉस थीटा जो है वो इस तरह से ले रही है, तो इसको बस आपने ऐसे याद रखना है, आप ऐसे याद रखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस डी कॉस थीटा को एक अलग से करके बताया, बट यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर इट दैट एफ डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के, ठीक है। नाउ दिस पैराग्राफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। अब थीटा में कैसे पता चलेगा कि हमारा थीटा कब क्या होगा, वो तो चले क्वेश्चन में गिवन होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज थीटा से रिलेटेड, इफ द फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स आपकी सेम डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, पहला केस यही था ना कि फोर्स उसी डायरेक्शन में थी जहां डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों सेम थे। तो इस ऐसे केस में क्या होगा, हमारा थीटा वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि थीटा जीरो है, थीटा जीरो है ना, लेकिन जीरो मतलब एक्स इसके ग्राउंड के साथ सरफेस के साथ कोई एंगल तो बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लूंगी, जीरो लूंगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी थीटा हमारा होता है, लेकिन क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब अगर ये जीरो होता है तो एक और चीज मैं करके देखूं, तो एफ डी कॉस थीटा था ना, अब थीटा की जगह पे यहाँ पे जीरो पुट करके देखती हूँ, तो देखिएगा क्या आएगा। ये कॉस थीटा हमारा जीरो है, तो मैंने जीरो पुट कर दिया, देखिए क्या आया आंसर, 1। तो इसका मतलब इसके साथ भी थीटा होता है, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि थीटा जीरो होता है, जिसकी वजह से कॉस थीटा क्या हो जाता है, 1, और कॉस थीटा 1 हो गया, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय एफ डी क्या हो जाएगा, सिंपल एफ डी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। जब थीटा जीरो होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वर्क हमारा मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जितनी फोर्स लग रही है उतना वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कहीं फोर्स का फैक्टर कहीं दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन जहां थीटा बन रहा है वहां फोर्स का फैक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, मतलब फोर्स हमारी डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स उस तरह से एक्ट नहीं कर पाती जिस तरह से उसको करना चाहिए, ठीक है। नाउ इफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क, अगर आप फोर्स क्या हो जाए, अभी तक तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट थी, अगर आप मैं फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं, मतलब अभी फोर्स राइट हैंड साइड पे लग रही है, अब फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे लगी, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तब क्या होगा,
तब आपका ये होगा कि वर्क आपका नेगेटिव हो जाएगा और उस केस में वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है। और उस केस में आपका क्या होता है, थीटा 90 हो जाता है। नाउ तो इफ द फोर्स इज एट 90 डिग्री, और यहाँ पे कह रहे हैं, अच्छा दूसरा केस क्या बताया, पहला केस तो पॉजिटिव वर्क बता दिया, दूसरा केस क्या बताया कि वर्क कब होगा नेगेटिव, कब, जब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तीसरा केस क्या है, यहाँ से तीसरा केस स्टार्ट हो रहा है। इफ फोर्स इज एट राइट एंगल, अगर आप फोर्स बिल्कुल राइट एंगल बनाए, मतलब 90 डिग्री बनाए, ऐसे जब फोर्स बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगी तब क्या होगा, तो इसका मतलब जब ये 90 डिग्री बना रही है तो इसका तो कोई प्रोजेक्शन ही नहीं बन रहा। अब देखिए कि अगर ऐसे होगा, अगर ये ऐसा होगा तो इसका तो कोई प्रोजेक्शन ही नहीं बनेगा ना, कैसे बनेगा, इसका प्रोजेक्शन नहीं बनेगा ना, क्योंकि वर्टिकल है तो इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है हमारी। इट हैज नो कंपोनेंट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हमारी कोई कवर ही नहीं हो पाती और वर्क हमारा जीरो हो जाता है। और वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है हमारे पास जूल, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के कैसे बराबर होता है, अभी मैंने बताया था, W बराबर होता है F और D के। कॉस थीटा का कोई जो है हमारे पास हम वो नहीं लेते यूनिट, ठीक है। F का यूनिट क्या होता है, फोर्स है, ये सिंपल न्यूटन होगा, D डिस्प्लेसमेंट है, मीटर ले लेंगे। तो बेसिकली 1 जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के, चाहिए। तो जूल अगर आपसे कभी कोई पूछे कि किसके बराबर होता है, यू नो वेरी वेल कि जूल जो बराबर होता है वो न्यूटन इंटू मीटर के। तो हमारे पास इस तरह से वर्क का यूनिट भी आ गया विच इज जूल। सो हियर बेसिकली वी हैव डन द टॉपिक ऑफ वर्क। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू इज पावर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर है। पावर को पहले देख लेते हैं, पावर होता क्या है। सो बेसिकली द पावर इज रेट ऑफ वर्क डूइंग, ठीक है। अब ये है क्या, इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्क नो टाइम फैक्टर इज इन्वॉल्व, ठीक है। जब अभी हमने जो वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था वर्क का मैंने क्या फॉर्मूला निकाला था, वर्क इक्वल्स टू FD, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में कहीं पे भी टाइम का फैक्टर हमारे पास नहीं था, टाइम का फैक्टर नहीं था। लेकिन पावर का भी अब जब हम देखेंगे तो हमें टाइम का फैक्टर मिलेगा। कैसे मिलेगा, लेट मी सॉल्व ओवर हियर। टाइम प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इफ द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द 2 बॉयज एंड अनइक्वल इंटरवल देन देयर पावर विल बी डिफरेंट। देखिए बिल्कुल ही ऐसे ही कि कोई भी 2 स्टूडेंट है जिनको कोई काम करने के लिए दिया गया, एक स्टूडेंट की पावर ज्यादा और एक स्टूडेंट की पावर कम है, तो एक बच्चा जो है वो जल्दी जल्दी काम कर लेगा और एक बच्चा स्लो काम करेगा। तो जो बच्चा जल्दी काम कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पावर ज्यादा, और जो बच्चा स्लो काम कर रहा है इसका मतलब उसकी पावर स्लो, मतलब कम है पावर उसकी। तो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी पावर्स डिफरेंट होंगी। द बॉय हु कंप्लीट्स द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हैज मोर पावर। वही बात कि जो बच्चा या जो लड़का काम को जो है छोटे इंटरवल में करके दे रहा है इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम का फैक्टर आ गया। बट देन द अदर बॉय, दूसरे बॉय से, तो इसका मतलब मैं क्या किस तरह से डिफाइन करूंगी पावर को, एज द पर यूनिट टाइम वर्क। पर यूनिट टाइम वर्क भी कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट क्यों कहते हैं, अपॉन में क्या होता है, टाइम का फैक्टर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। नाउ इफ इन द टाइम इंटरवल T द वर्क इज W, देन द एवरेज पावर W इज गिवन एज, एवरेज पावर क्या आ जाएगी, वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो काम कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैं अगर पावर का क्या डिस्कस करूं, यूनिट, पावर का यूनिट क्या होता है, तो पावर का यूनिट हमारे पास होता है वॉट, ठीक है। ये कैसे होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, अभी पीछे निकाला था हमने, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, तो जूल अपॉन सेकंड बेसिकली किसके बराबर होता है, वॉट के, ठीक है। तो पावर हमारे पास कितनी, पावर का यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट वॉट। Now this is the most important thing that there is a relationship between power and velocity, ठीक है। ये हम आगे यूज भी करेंगे अभी कि पावर और वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप होता है। ओके, तो इसके लिए देख लेते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि पावर के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है ना। तो पहले आप वर्क का फॉर्मूला देखें। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F मल्टीप्लाई बाय डी। F मल्टीप्लाई मतलब FD आ गया, ठीक है। तो मैं अगर इस पावर की जगह पर, सॉरी वर्क की जगह पर अगर मैं FD पुट कर दूं तो बात तो वही होगी ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे पुट किया, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम था, वर्क किसके बराबर था, FD के। तो मैंने वर्क की जगह पे क्या लिख दिया, FD, ठीक है। तो FD अपॉन T हो गया, सही है। नाउ इन दिस अगर मैं एक फैक्टर को अलग करूं विच इज D अपॉन T, D क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम T क्या है हमारा, टाइम है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को थोड़ा सा अलग कर दूं F से, लिखूं उसके साथ ही, लेकिन एक अलग से फ्रैक्शन बना के लिख दूं।
तो d अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, हमारी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ले लिया, तो मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, v, सही है। तो मतलब f मल्टीप्लाई बाय v हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाय v। और यही बताया था कि पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप होता है, विच इज दिस। इसका मतलब ये है पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो हियर वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, जो कि हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज भी करेंगे। तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर जो है फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। नाउ ओवर हियर यू कैन सी दैट इन द इंटरनेशनल सिस्टम वर्क इज एक्सप्रेस इन जूल। जब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था वर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से, टाइम को सेकंड से। तो इसका मतलब पावर का यूनिट क्या हुआ, जूल अपॉन सेकंड, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो जूल अपॉन सेकंड हो गया। जूल अपॉन सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, WATT। दिस इज स्मॉल यूनिट एंड सो पावर इज मोस्टली कॉमनली एक्सप्रेस इन किलोवाट। अब वॉट बेसिकली बहुत छोटा यूनिट होता है। अगर हम देखें तो वॉट के बजाय हम नॉर्मली अगर डेली लाइफ में भी बात करते हैं तो हम किलोवाट की बात करते हैं, ठीक है। अब किलोवाट का क्या मतलब हुआ हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किलो का वर्ड तो हमने पहले भी यूज कर चुके हैं। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वॉट्स के बराबर होता है। मतलब 1000 वॉट्स मिले तो 1 किलोवाट बनता है, ठीक है। इन द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। अब ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि पावर का यूनिट क्या लेते हैं, HP। HP क्या है, बेसिकली हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास किसमें बराबर होता है, वो 746 वॉट। और अगर मैं FP सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास किसमें 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 550 फुट LB पर सेकेंड। तो ये सब चीजें बेसिक आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि पावर का बेसिक यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या है, वॉट है। लेकिन हम समटाइम्स क्या करते हैं कि 1 किलो वॉट को 1000 वॉट के बराबर भी लेते हैं, कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं। उनके सिर्फ 1000 जो वॉट सिंपल होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोली कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है हमारे 746 वॉट के, ठीक है। So here I can write that 1 HP equals to 746. So in this today's class we just have to discuss these topics. हमने बस यही टॉपिक डिस्कस करने थे, वर्क के, पावर के and the relationship between power and velocity. So inshallah in the next video we'll come up with the next topic with the new topic. Allah Hafiz, take care of yourself.